अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा डिफरेंशियल एनालिसिस, रेलिवेंट कॉस्ट या डिसीजन मेकिंग का चैप्टर चल रहा था और हम इसमें यूज़ कर रहे थे गैरिसन नॉरिन ब्रीवर की मैनेजेरियल अकाउंटिंग की 15th एडिशन की बुक। और उसका आज हमारा जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, वो 12.5 है और इसके अंदर हम डिसीजन मेकिंग का एक मेन फैक्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसको आप कहते हैं यूटिलाइजिंग अ कॉन्स्ट्रेंट रिसोर्स, और इसको आप लिमिटिंग फैक्टर भी कहते हैं, बॉटलनेक भी कहते हैं। और हम इसके ऊपर बात करेंगे कि ये लिमिटिंग फैक्टर बेसिकली होता क्या है, इसको कैसे रिमूव करेंगे, इसकी क्या कैलकुलेशन होगी और इसके होने से जो है वो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है जी। तो आपने कॉन्स्ट्रेंट रिसोर्सेज को, लिमिटेड रिसोर्सेज को या बॉटलनेक को कैसे यूज़ करना है, वो चीज़ें हमने देखनी है। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अगर मैं आपको इसके हवाले से एक्सप्लेन करूं तो सबसे पहले लिमिटिंग फैक्टर या कॉन्स्ट्रेंट रिसोर्स क्या होती है। कॉन्स्ट्रेंट रिसोर्स या लिमिटिंग फैक्टर वो फैक्टर होता है जो कि आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ होने से रोकता है, आपकी सेल्स वगैरह के लिए या आपकी प्रोडक्शन वगैरह के लिए कॉन्स्ट्रेंट बन जाता है। ठीक है ना, यानी कि आपकी जो डिमांड है उसको फुलफ़िल नहीं करने देता। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये मशीन हार्स हो सकते हैं या आपका लेबर हो सकता है, ये आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल भी हो सकती है, इसी तरीके से आपकी सेल डिमांड हो सकती है, गवर्नमेंट से किया हुआ कोई मायदा हो सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ये लिमिटिंग फैक्टर के अंदर ये चीज़ें आती हैं। तो आपने इस क्वेश्चन को करना किस तरीके से, कैसे पता चलेगा कि लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है। अच्छा, अभी जो हम लिमिटिंग फैक्टर पढ़ेंगे वो एक ही लिमिटिंग फैक्टर पढ़ रहे होंगे, यानी कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर लिमिटिंग फैक्टर जो कॉन्स्टेंट रिसोर्स दी होगी वो सिर्फ एक दी होगी, जो कि हमारे प्रॉफिट को या हमारी सेल प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज होने से रोक रही होगी। और अगर जब मल्टीपल होगा तो उस सूरत में हमारे पास जो टेक्निक होगी वो अलग होगी। जो आज हम सीखने वाले हैं वो उस तरीके से काम नहीं हो रहा होगा, ये बात आपने याद रखनी है। जब मल्टीपल कॉन्स्टेंट रिसोर्सेज आ जाती हैं या लिमिटिंग फैक्टर आ जाते हैं तो उस सूरत में फिर हम लीनियर प्रोग्रामिंग की टेक्निक को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपने लिमिटिंग फैक्टर करना कैसे है। तो अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ी सी स्पेस जो है वो खाली कर देता हूं और आपको बता देता हूं कि देखें स्टेप 1 आपका क्या होता है लिमिटिंग फैक्टर सॉल्व करते वक्त, कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे। किस चीज़ को इस्टेब्लिश करेंगे सर हम इस्टेब्लिश करेंगे या यूँ कह लें कि मालूम करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर सिंगल फैक्टर या सिंगल बॉटलनेक या कॉन्स्ट्रेंट क्या है। ठीक है, सिंगल लिमिटिंग फैक्टर क्या है। तो अब मैंने एग्जांपल्स भी दी, वो कुछ भी हो सकता है वो लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है जी, वो मटेरियल हो सकता है, वो लेबर हार हो सकते हैं और कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात याद रखें कि ये सिंगल लिमिटिंग फैक्टर को आप जांचेंगे कैसे। तो इसके लिए मैं दो चीज़ें सामने लिख रहा हूँ कि आपने देखना है कि उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है और उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है। ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मटेरियल ए है, मटेरियल बी है, मटेरियल सी है, और मटेरियल ए जो है वो रिक्वायर्ड है 10,000 kg। ठीक है जी, और वो अवेलेबल है 8,000 kg। इट मीन्स ये क्या हुआ, ये लिमिटेड हुआ, ये तो इस पर पूरा नहीं हो सकता। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है क्या, 10,000 मटेरियल भी दिया हुआ है रिक्वायर्ड। ठीक है जी, और अवेलेबल ये है 15,000। तो अगर वो इसको लिमिटिंग फैक्टर बोलेगा भी तो तब भी ये लिमिटिंग फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट तो 10,000 है लेकिन हमारे पास अवेलेबल कितने, 15,000, यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट है उससे तो ज़्यादा ही मौजूद है ना। इट मीन्स कि 15 से ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा क्वेश्चन में
कि हमने सिंगल लिमिटिंग फैक्टर को डिटरमाइन करना होगा, मालूम करना होगा। ठीक है जी। और अगर उसने दिया हुआ है, ख़ुद से बोला हुआ है, तो फिर हमें कैलकुलेट करने की या मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसके अंदर जो सेकंड स्टेप है वो हमने क्या करना होता है, कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन मार्जिन यूनिट। ठीक है ना, हम कैलकुलेट करेंगे इस प्रोडक्ट का या उस चीज़ का, उस रिसोर्स का जो दिया हुआ है उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट मालूम करेंगे। ठीक है जी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट मालूम करेंगे कि फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है जिसकी सेल्स हो रही है $10 की और उसकी वेरिएबल कॉस्ट है ₹6 की। ठीक है जी, और उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आ गया, ₹4 पर यूनिट। ठीक है, ये मालूम करेंगे। लेकिन हमारा असल काम ये नहीं है, हमारा असल काम तो इससे आगे शुरू होता है कि हमने जो कैलकुलेट करना है या जो मालूम करना है वो कैलकुलेट करना होता है हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है ना, कि वो जो लिमिटिंग फैक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है। ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि एक मटेरियल है, उसका ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन तो 4 आ रहा है, लेकिन वो लिमिटिंग फैक्टर एक यूनिट बनाने के लिए 2 kg लगता है। ठीक है, 2 kg लगता है। तो इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन को हम उस लिमिटिंग फैक्टर की अवेलेबिलिटी से डिवाइड करेंगे तो लिमिटिंग पर फैक्टर कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो असल रिज़ल्ट हमारा ये होगा जो कि हमने इसको कैलकुलेट करके दिखाना होगा और हम ये देखेंगे, क्योंकि ये हमारा शॉर्ट टर्म का डिसीजन होता है। लॉन्ग टर्म में तो हम ये होते हैं कि चीज़ों को चेंज करते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म में तो चीज़ों को रद्द बदल नहीं कर सकते। तो शॉर्ट टर्म के अंदर हमने क्या करना होता है कि उस चीज़ का एक बेस्ट यूज़ करना होता है कि उस लिमिटिंग रिसोर्स की कदर करो, और जहाँ वो सबसे ज़्यादा आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन दे रहा है तो उसको वहाँ पर यूज़ करो। उसके बाद फोर्थ रिक्वायरमेंट के अंदर पर लिमिटिंग फैक्टर निकालने के बाद आप क्या करते हैं, जैसे आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, तो आप करेंगे रैंकिंग। क्या करेंगे, रैंकिंग, कि आपने किस प्रोडक्ट पर लगाने के। फॉर एग्जांपल आपके पास प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है और प्रोडक्ट सी है, ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मार्जिन दे रहा है, फिर ये और फिर ये। तो इस हिसाब से हम पहले इसको बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे, फिर इसकी प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है जी। और आखिर में जो आखिरी हमारा 5th स्टेप होगा उसमें हम क्या करेंगे, एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज करेंगे, एलोकेट। ठीक है ना, एलोकेट द लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है ना, कि किस प्रोडक्ट में कितना कितना वो लिमिटिंग रिसोर्स आपका जाएगा। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि लिमिटिंग फैक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट होता क्या है, उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होती है। अब इसके अंदर एक और चीज़ होती है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन जो है उसमें क्या होता है कि आप किसी बाहर वाली पार्टी से क्या कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि जो भी हमारे पास मटेरियल होगा वो आपकी इस चीज़ के ऊपर लगेगा, आफ्टर दैट जो भी बनेगा उसके बाद बनेगा। तो आपने फिर जो लिमिटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना है तो वो अवेलेबिलिटी जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। तो वो जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको और ज़्यादा डिटेल से समझाऊंगा। तो यहाँ पर आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं और किस तरीके से हमने चीज़ों को कैलकुलेट करना है। जो स्टेप्स मैंने आपको लिखवाए हैं वो आप अपने पास लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कह रहा है कि आउटडोर लगेज इनकॉर्पोरेशन मेक हाई एंड हार्ड साइडेड लगेज फॉर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ठीक है ना, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए हाई एंड हार्ड साइडेड लगेज बना रहे हैं, यानी कि मजबूत किस्म के लगेज बना रहे हैं ताकि स्पोर्ट इक्विपमेंट आसानी से रखे जाएं और वो किसी भी वज़न की वजह से वो फट ना सकें। बहरहाल डेटा कंसर्निंग 3 ऑफ द कंपनीज मोस्ट पॉपुलर मॉडल अपेयर बिलो। ठीक है ना, आपको डेटा दिया हुआ है कंपनी के 3 मोस्ट पॉपुलर मॉडल्स का जो कि वो सोल्ड करते हैं। एक है स्की गार्ड, दूसरा है गोल्फ गार्ड और तीसरा है फिशिंग गार्ड। ठीक है जी। तो जो स्की गार्ड है उसका सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, $200 का, गोल्फ गार्ड $300 का और फिशिंग गार्ड $255 का। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, स्की गार्ड पे $60 पर यूनिट और गोल्फ गार्ड पे
$140 पर यूनिट और फिशिंग गार्ड पे $55 पर यूनिट। ठीक है जी। उसके बाद कह रहे हैं कि प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन प्रोसेसिंग टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट। ठीक है ना, 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है उसको कितना टाइम लगता है। स्की गार्ड पे 2 मिनट का टाइम लगता है, गोल्फ गार्ड पे 5 मिनट का टाइम लगता है और फिशिंग पे 4 मिनट का टाइम लगता है। फिर एक और चीज़ दी, पाउंड ऑफ प्लास्टिक पैलेट्स पर यूनिट। ठीक है ना, प्लास्टिक पैलेट का पर यूनिट पे कितने पाउंड लगते हैं। स्की गार्ड पे 7 पाउंड, गोल्फ गार्ड पे 4 पाउंड और फिशिंग गार्ड पे 8 पाउंड लगते हैं। ठीक है जी। तो रिक्वायर्ड में आपको कह रहा है सबसे पहले द टोटल टाइम अवेलेबल ऑन द प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन इज़ द कॉन्स्ट्रेंट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, उसने खुद ही बता दिया कि जो टाइम अवेलेबल है प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का वो है प्रोडक्शन प्रोसेस का कांस्टेंट। तो हमें लिमिटिंग फैक्टर तो यहाँ पर मिल गया। ठीक है, लिमिटिंग फैक्टर हमारा क्या हो गया, प्लास्टिक इंजेक्शन की मोल्डिंग मशीन। विच प्रोडक्ट वुड बी द मोस्ट प्रॉफिटेबल यूज ऑफ कांस्टेंट, विच प्रोडक्ट वुड बी द लीस्ट प्रॉफिटेबल यूज ऑफ दिस कांस्टेंट। तो कौन सी जो प्रोडक्ट है इन तीनों में से वो मोस्ट प्रॉफिटेबल होगी इन कांस्टेंट को यूज़ करते हुए, और कौन सी प्रोडक्ट है जो सबसे कम प्रॉफिटेबल होगी इस कांस्टेंट को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले हम पहले रिक्वायर्ड को करते हैं, आफ्टर दैट सेकंड रिक्वायर्ड को करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर ईच प्रोडक्ट। हमारे पास जो स्टेप्स थे वो स्टेप क्या थे कि हम सिंगल लिमिटिंग फैक्टर इस्टेब्लिश करें, वो तो उसने बता दिया। कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, तो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि सेकंड स्टेप से हमें काम करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है जी। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट होगा, देन वी नीड टू फाइंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट ऑफ कांस्टेंट रिसोर्स। उसके बाद हम ये काम करेंगे, यानी कि जो भी हमारा बोतल नेक है उसको लिमिटिंग फैक्टर से डिवाइड करेंगे कांस्टेंट, और कांस्टेंट हमारा क्या है, टाइम अवेलेबल ऑन प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, जो कि उसने खुद दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम तीनों की कैलकुलेशन कर लेते हैं कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है। इसकी गार्ड की 200, इसकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 60, तो इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आ गया, 140 आ गया। पहला काम हो गया। गोल्फ गार्ड 300 माइनस 140, तो 160 इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। फिशिंग गार्ड 255 और माइनस किया 55 वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आ गया, 200। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन की बात करें तो फिशिंग गार्ड सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मार्जिन दे रहा है, लेकिन अभी मैंने पीछे बताया कि आपका मेन मकसद कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करना नहीं है, आपका मेन मकसद है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग फैक्टर मालूम करना। तो यहाँ पर हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर क्या है, प्रोसेसिंग टाइम। तो प्रोसेसिंग टाइम पर यूनिट स्की गार्ड पे 2 मिनट लगता है, गोल्फ गार्ड पे 5 और फिशिंग गार्ड पे 4 मिनट का लगता है। तो अगर मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालूं तो ये जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है उसको लिमिटिंग फैक्टर से डिवाइड कर दूंगा। तो 140 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका पर लिमिटिंग फैक्टर कंट्रीब्यूशन मार्जिन 70, गोल्फ गार्ड का 160 डिवाइडेड बाई 50 तो 32, और फिशिंग गार्ड का 200 डिवाइडेड बाय 4 तो 50 आ गया। तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या दे रहा है, कौन दे रहा है, स्की गार्ड। तो रैंकिंग में सबसे पहले इसकी प्रोडक्शन होगी, गोल्फ गार्ड तीसरे नंबर पर है क्योंकि सबसे कम इसकी है, और फिशिंग गार्ड जो है वो सेकंड नंबर पर है। यानी कि अगर हम इसकी गार्ड को सबसे पहले बनाएंगे तो उसके बनाने के बाद जो भी मटेरियल वगैरह या प्रोसेसिंग टाइम बचेगा उसको हम फिशिंग गार्ड के अंदर यूज़ करेंगे। आफ्टर दैट फिर हम गोल्फ गार्ड की प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है जी। तो इसके पार्ट बी का आंसर क्या था कि मैन्युफैक्चरिंग द स्की गार्ड वुड बी द मोस्ट प्रॉफिटेबल यूज ऑफ दिस कॉन्स्टेंट सिंस इट हैज़ द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट ऑफ कॉन्स्टेंट एट 70 पर यूनिट। ये तो आपको अच्छे तरीके से पता लग गया। उसके बाद उसने क्या कहा था, कौन सा लीस्ट प्रॉफिटेबल है, जिसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग फैक्टर सबसे कम है, और वो कौन सा है, द गोल्फ गार्ड वुड बी द लीस्ट प्रॉफिटेबल यूज ऑफ दिस कॉन्स्टेंट सिंस इट हैज़ द लीस्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट ऑफ कॉन्स्टेंट एट $32 पर यूनिट। ठीक है जी, $32 पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग फैक्टर है। दैट्स वाई हम इसका क्या कर रहे हैं, सबसे इसको बनाने की सबसे पहले कोशिश नहीं कर रहे, यानी कि रैंकिंग में इसका 3rd नंबर है।
ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। वो क्या कहता है कि आज सेवियर शॉर्टेज ऑफ प्लास्टिक पैलेट हैज़ required the company to cut back its production so much that the plastic injection molding machine is no longer the bottleneck। वो क्या कह रहे हैं कि प्लास्टिक पैलेट्स की जो है वो सेवियर शॉर्टेज हो गई, जिसकी वजह से कंपनी को अपनी प्रोडक्शन जो है वो कम करनी पड़ेगी, कट बैक करनी पड़ेगी, और इतनी कि आपका प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन जो है वो मज़ीद बोटलनेक नहीं रहे। बजाय उसके इंस्टेड द कॉन्स्टेंट इज़ द कॉन्स्टेंट क्या हो, टोटल अवेलेबल पाउंड ऑफ प्लास्टिक पैलेट। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि इस बार प्लास्टिक इंजेक्शन मशीन लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, बल्कि प्लास्टिक पैलेट पर यूनिट है आपका मटेरियल है। विच प्रोडक्ट, इस केस में कौन सी प्रोडक्ट सबसे प्रॉफिटेबल यूज़ होगी इस कॉन्स्टेंट के अंदर, और कौन सी लीस्ट प्रॉफिटेबल होगी इस कॉन्स्टेंट के अंदर। ठीक है जी। तो सेकंड का आंसर देते हैं। सबसे पहले वही कि लिमिटिंग फैक्टर तो उसने बता दिया, तो हमें उसको इस्टेब्लिश करने की नीड बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन ईच प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे, फिर हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कांस्टेंट रिसोर्स का करेंगे, और कांस्टेंट हमारे पास है पाउंड ऑफ प्लास्टिक पैलेट्स। ठीक है जी। तो तीनों का एक साथ काम करते हैं। सेलिंग प्राइस 200 माइनस 60, वही ओल्ड काम, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 140, गोल्फ गार्ड का 300 माइनस 140 160, और फिशिंग गार्ड का 255 माइनस 55 200 कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया ओल्ड वर्किंग यहाँ पर। अभी यहाँ पर हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर चेंज है। प्लास्टिक पैलेट्स पर यूनिट पाउंड के हिसाब से कितनी है, 7 पाउंड स्की गार्ड पे, 4 पाउंड गोल्फ गार्ड पे, और फिशिंग पे 8 पाउंड। ठीक है जी। तो इसको मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन से जब डिवाइड करूँगा तो 140 डिवाइडेड बाय 7 तो ये आ गया 20, 160 डिवाइडेड बाय 4 तो ये आ गया 40, 200 डिवाइडेड बाय 8 तो ये आ गया 25। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर क्या है, रैंकिंग के हिसाब से गोल्फ गार्ड पहले पे आ गया, फिशिंग गार्ड दूसरे पे आ गया, और स्की गार्ड तीसरे पे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो उसमें स्की गार्ड को सबसे पहले बनाना चाहिए, लेकिन अगर हम प्लास्टिक पैलेट्स की बात करें तो सबसे पहले हमें गोल्फ गार्ड बनाना चाहिए। फिशिंग गार्ड जो है वो हमेशा सेकंड नंबर के ऊपर ही आ रही है। तो फिशिंग गार्ड का सेकंड नंबर है अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग इन प्लास्टिक पैलेट्स पर यूनिट के हिसाब से, और उसके बाद आपके पास प्रोसेसिंग टाइम पर यूनिट के हिसाब से भी फिशिंग गार्ड का सेकंड नंबर है। तो इस केस में सबसे ज़्यादा हमारे पास जो प्रॉफिटेबल यूज़ होगा वो किस में होगा, गोल्फ गार्ड का होगा, क्योंकि वो हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना दे रहा है, $40 पर यूनिट का। और सबसे लीस्ट प्रॉफिटेबल यूज़ किस चीज़ का होगा हमारे पास, वो होगा हमारे पास थर्ड का स्की गार्ड का, क्योंकि वो हमारे पास सबसे कम लिमिटिंग फैक्टर का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, जो कि है $20 का। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपके पास ये 2 आंसर हो गए, और आखिरी जो उसने क्वेश्चन पूछा है उसको थोड़ा थियोरेटिकली डिस्क्राइब करना पड़ेगा। वो कह रहा है कि विच प्रोडक्ट हैज़ द लार्जेस्ट यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, किस प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है। वाई वुडंट दिस प्रोडक्ट बी द मोस्ट प्रॉफिटेबल यूज ऑफ द कॉन्स्टेंट रिसोर्स इन आइदर केस, किसी भी केस में ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल यूज़ क्यों नहीं है, ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाकर क्यों नहीं दे सकता, इसकी एक्सप्लेनेशन हमने आपको देनी है। तो ये बात तो तय है कि द फिशिंग गार्ड हैज़ द लार्जेस्ट पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन एट 200 पर यूनिट, इस केस में भी और पिछले केस में भी, क्योंकि कंट्रीब्यूशन मार्जिन तो इन दोनों का सबसे ज़्यादा है, सॉरी इस फिशिंग गार्ड का सबसे ज़्यादा है दोनों केसेस के अंदर। लेकिन ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल यूज़ क्यों नहीं है, क्योंकि देखें कि आपके पास जब हमने प्रोसेसिंग टाइम पर यूनिट कैलकुलेट किया तो इसका लिमिटिंग फैक्टर 50 था, जिसकी वजह से क्या है ये सेकंड नंबर पर आ रहा है, रैंकिंग इसकी सेकंड है, यानी कि जो फर्स्ट नंबर पर है उसको जब तक हम नहीं बना लेते तब तक हम इसको नहीं बना सकते। इसका मतलब ये है कि जिसको हम पहले बनाएंगे तो इसके मुकाबले में उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है। और अगर हम सेकंड केस की बात करें तो यहाँ पर गोल्फ गार्ड प्लास्टिक पैलेट के हिसाब से गोल्फ गार्ड पहले बनना चाहिए, लेकिन इसकी फिर भी सेकंड पोजीशन है, तो पहले गोल्फ गार्ड बनेंगे, आफ्टर दैट हम फिशिंग गार्ड बनाएंगे। तो इसके लिए इतना मटेरियल या प्रोसेसिंग टाइम अवेलेबल नहीं है कि हम रैंकिंग के हिसाब से पहले इसको बना सकें।
सो आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन और ये डिसीजन मेकिंग का सवाल समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर कोई भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।